और जागे तो वो चीज़ आज भागी नहीं, उसको छुड़वाने की कोशिश में लगे हुए हैं, खींच रहे हैं उसको, लेकिन वो चीज़ हट नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई भूत चुड़ैल नहीं, वो कोई पत्थर है जिनके ऊपर ऐसे करके इनका गला पकड़ के ऐसी बैठी हुई है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और विचित्र घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। इस घटना में रजनी नाम की एक महिला थी जो कि नागपुर की रहने वाली थी। अपने पति के साथ वो नागपुर के एक छोटे से गांव के अंदर रहती थी। पहले हुआ ये था कि वो नागपुर से बिलोंग करती थी और उनकी शादी इस छोटे से गांव में हुई थी। इस छोटे से गांव में वो अपने पति और 3 बच्चों के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रही थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि एक दिन जो इनके पति थे ना, उनका कारोबार बंद पड़ जाता है। वो कुछ कारोबार करते थे अपने गांव में, कुछ व्यापार करते थे, कुछ बनाकर बेचा करते थे, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि सब ठप पड़ गया। धीरे धीरे करके ऐसी नौबत आने लगी कि खाने पीने के वांदे पड़ गए। कैसा करें, पेट भी तो पालना है 3 छोटे छोटे बच्चों का, अपनी जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है। बहुत परेशानी होने लगी थी। तो एक दिन रजनी खुद अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम मेरे ससुराल चले, एक्चुअल में मतलब आपके मम्मी पापा के घर पर चलें और कुछ समय वहीं पर रहें। जब हमारे हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे, बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं भूख से भी, जब हम थोड़े स्टेबल हो जाएं तो आ जाएंगे वापस से यहाँ पे। ये बोलते हैं हाँ ये तुम सही कह रही हो, खुद का तो घर है ही हमारा, हम यहाँ पे किराए से रह रहे थे, चलो। तो नागपुर के अंदर एक और अब छोटा सा गांव, उस छोटे से गांव में रजनी के पति रजनी और अपने 3 बच्चों को लेकर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन रहते थे? जो रजनी, उनके पति का नाम हम दिलीप रख देते हैं। दिलीप जी के माता पिता, दिलीप जी की बहनें रहती थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो भी जवान बहनें थी, शादी की उम्र हो चुकी थी लेकिन हुई नहीं थी। तो जब ये लोग यहाँ पर आ गए सबकी सब ना, तो दिलीप जी की बहनों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज़्यादा। वो आए दिन रजनी के ऊपर मतलब प्रताड़ित करने लगी, उनको प्रताड़नाएं देने लगी। जो छोटे छोटे बच्चे थे ना रजनी जी के, उनको खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा था, मतलब सेम टू सेम हालात। लेकिन उस गांव में क्या हालात थे कि बस खाने की प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर आ गए हैं दिलीप जी के एक्चुअल घर में, यहाँ पे तो खाना भी नहीं मिल रहा है और ऊपर से टॉर्चर अलग सहना पड़ रहा है। कई बार तो बच्चों के ऊपर वो हाथ भी उठा दिया करती थी, बच्चों की बुआएं। तो ये चीज़ खराब लगी रजनी जी को बहुत ज़्यादा। वो दुखी रहने लगी, खाना पीना छोड़ दी थी, बोली मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। नागपुर में मेरा इतना अच्छा घर था, सब कुछ था, सब कुछ ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, मैं क्या करूँगी जी के। उन्होंने अपने जीने के आसार तक छोड़ दी थी। लेकिन फिर रजनी के पति दिलीप ने ये कहे कि देख, थोड़ी सी प्रताड़ना हमको इसलिए झेलनी पड़ रही है क्योंकि शायद हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अच्छा काम धंधा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मेरे बाप के घर पर रह रहे हैं, तो भलाई इसी में है। मैं कैसे भी करके पैसे जुगाड़ता हूँ, तू पढ़ाई कर और यहाँ से निकल। तू पहले निकल जाना, पीछे पीछे मैं भी आ जाऊँगा कुछ बहाना बता के। रजनी जी सोचती है कि बात तो सही है यार, अगर मैं पढ़ लिख लूँगी, और ये बात थोड़ी पहले की अभी की नहीं है, मैं पढ़ लिख लूँगी तो ज़िंदगी संवर जाएगी हमारी भी और हमारे बच्चों की भी और आने वाली कई पीढ़ियों की। रजनी जी ने बिल्कुल सही सोची और दिलीप जी ने भी बिल्कुल सही आइडिया दिए थे। रजनी जी का एडमिशन करा दिए इसी गांव में, एक स्कूल था वहाँ पे, वहाँ से उन्होंने 10वीं का एग्ज़ाम दी, फिर 12वीं शायद उस समय चलता नहीं था, 11वीं तक का सिस्टम रहता था। वो एग्ज़ाम दे दी, फिर कॉलेज की भी पढ़ाई कर ली, थोड़े से बड़े से गाँव में निकल के कॉलेज था वहाँ पे। अरे भाई, ये मतलब जितने लोग थे ना रिश्तेदार, सब इनको देख के हैरान खाते थे कि अरे इतना पढ़ लिख लिए। अब होना ऐसे लगा कि ये कहीं पर भी जॉब करने जाए तो इनका आसानी से नौकरी मिल जाए, और सबसे आसान नौकरी दिखती थी एक टीचर बनने की। रजनी जी ने बोली कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, पढ़ लिख ली हूँ, लेकिन अब यहाँ नहीं रहूँगी, नागपुर जाऊँगी अपने मायके, अपने बच्चों को लेकर वहाँ पे बड़े से स्कूल में पढ़ाऊंगी और ऐसा पैसा कमाऊंगी कि सब देखते बैठेंगे। तो ये कहते हैं कि बिल्कुल, मैं तो यही चाहता था कि तू पढ़े लिखे और नागपुर निकल जाए, और मैं आता हूँ पीछे से। दिलीप जी ने अपनी पत्नी बच्चों को भेज दिए। अब रजनी अपने 3 बच्चों के साथ अपने मायके में आ गई। अब इनके मायके में कौन कौन है?
इनके भाई है रजनी जी के, इनकी भाभी है, इनके मम्मी पापा है। नागपुर में इनका पक्का मकान था, उस ज़माने में, थोड़े पहले की बात है, पक्का मकान था। और ये लोग छत में सोया करते थे। लाइट की इतनी सुविधा नहीं थी, तो छत में सोता करते, मतलब लाइट रहती थी लेकिन बहुत जाती थी, ढंग से रहती नहीं थी, तो छत में सो जाते थे। कोई गर्मी का टेंशन नहीं, और पहले के ज़माने में इतना प्रदूषण, मच्छर, कीड़े मकोड़े इतने भी नहीं थे। तो होता ये था कि ये छत में जब भी सोते थे ना रजनी जी, अब जब से आई थी तब से बड़ी वियर्ड सी चीज़ नोटिस करती थी। इनको ऐसा लगता था कि हम सो रहे हैं सारे घर वाले छत में, और छत में कोई टहलता है हमारे सोने के बाद। ये उठ के जाग के देखती तो इन्हें कोई दिखाई नहीं देता। कई बार अगले दिन उठ के इन्होंने अपने मम्मी पापा और अपने भाई को बताई, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं, हम तो सब सोते ही रहते हैं। एक दिन रजनी जी ने डिसाइड करी कि मैं जागती रहूंगी और देखूंगी कि हमारे सोने के बाद हमारी छत में टहलता कौन है, कोई चोरू चक्का तो नहीं घुसता है। तो इन्होंने अपनी ऐसी कच्ची पक्की टाइप की नींद रखी आज रात, और पूरी कोशिश करी कि मैं अलर्ट रहूंगी। उनको क्या फील होता है, आज चलने की आवाज़ नहीं आती है, उनको फील ये होता है कि वो ये सोती थी, उनका बेटा इधर पे और फिर उनका भाई सोता था। उनको ना ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो उनको हैरानी हुई कि ऐसे, मतलब दर्द से कौन करा रहा है। वो धीरे से अपनी आंखें खोली तो क्या देखती है, इनके भाई के सीने के ऊपर एक डरावनी शक्ल की औरत बैठी हुई, गला दबा रही है। उसके हाथ वाथ पूरे जले हुए थे, इतने लंबे लंबे सड़े सड़े नाखून थे। उसके पूरे शरीर में समझ लो अजीब व गरीब घाव बने हुए थे, जिससे वाइट वाइट पस बह रहा था। बहुत खराब कंडीशन में थी और बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। इनका जो भाई था रजनी जी का, उनकी तो पूरी मतलब सांस रुक गई थी, चेहरा पूरा लाल पड़ गया था और हल्की हल्की जुबान भी बाहर आने लगी थी। रजनी जी ने जोर से चिल्लाई, ए कौन है तू, भाग यहाँ से। और सब लोग भड़बड़ा के जागे। और जैसे सब लोग भड़बड़ा के जागे ना, तो जो कोई भी इनके भाई के सीने के ऊपर बैठी हुई थी, वो दौड़ते दौड़ते गई और छत से नीचे कूद पड़ी। उठे भागे बच्चे लोग, देखे कि कौन था कौन था कौन था करके, तो देखते हैं कि नीचे कोई भी नहीं है। लेकिन लगभग एक एक झलक तो सबने देख लिए थे कि कोई तो था पक्का। अब ये लोग, अगला दिन हुआ, ये रात तो पूरी जाग जाग के काट दी। अगला दिन हुआ और चर्चा का विषय ये बन गया कि पिछली रात को कौन था। रजनी जी कहती है पिछली रात कुछ नहीं, मैं तो ये कितने दिन से महसूस कर रही हूँ, जब से आई हूँ तब से मुझे एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ पे कोई घूमता है। मैं आपको बोलती भी थी लेकिन आप लोग कुछ समझते नहीं थे। अभी देखो, भाई की जान चली जाती तो क्या होता क्या नहीं। भाई बोलता है हाँ मैंने भी उसकी शक्ल देखा, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि उसने जब मेरा गला दबाई ना, तो कुछ सेकंड के अंदर ही मेरा पूरा जो शरीर था वो सुन्न पड़ गया था। मुझे पूरा यकीन था वो किसी भी हालत में मेरी जान लेना ही चाहती थी। मतलब वो तो दीदी अच्छा हुआ तूने चिल्ला दी। रजनी जी बोलती है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा। जब तक शाम होती है आज की, ये लोगों के दिमाग से सब कुछ निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि शाम होते होते तक दिन भर तो डिस्कस कर रहे हैं इस बात पे। तो इस मुद्दे पर ये लोग पहुंच गए, इस कंक्लूजन में ये पहुंच गए कि वो कोई बाहरी हवा रही होगी। और अब जब हमने उसको देख लिए हैं तो वो भाग गई। अब भाग गई है तो ऐसे आएगी नहीं, कुछ नहीं होता, छत में ही सोएंगे। 4-5 साल से छत में सो रहे हैं, क्योंकि 4-5 साल से थोड़ा ज़्यादा इनको इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम लगता था। तो 4-5 साल से छत पे सो रहा है, कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। चलो वो चीज़ भाग गई है। फिर ये लोग छत पे सोना शुरू कर दिए और चीज़ें ऐसे करके 6-7 दिन तक नॉर्मल रही। 8वें दिन रजनी जी का एक बेटा था, छोटा वाला बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से। सब हड़बड़ा के जागे। छोटे वाले बेटे को भी ऐसा गला दबा के बैठी हुई थी। बाप रे! तो रजनी जी का दिमाग खराब हुआ। साइड में पड़ी हुई थी लकड़ी लेके दौड़ पड़ी, क्योंकि आज भी वो चीज़ कूदी नीचे और नीचे कूद के गायब हुई। इनका दिमाग खराब हुआ, ऐसे कैसे गायब हुई। लकड़ी उठा के नीचे घर से बाहर भागी बहुत तेज, और चिल्ला चिल्ला के गालियां दी। कौन है रे, सामने आ, कभी मेरे भाई को कभी मेरे बच्चे को मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगी करके बहुत चिल्लाई। मोहल्ले पड़ोस के सब लोग जाग गए, इकट्ठे हो गए, बोले क्या हो गया रजनी बेटा, क्या हो गया। रजनी जी ने पूरी बात बताई। गांव पड़ोस के लोग बोलते हैं कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, आप लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, किसी से बातचीत करना चाहिए। रजनी जी को चिंता हुई कि बात बच्चे तक आ गई है।
इन्होंने जैसे तैसे करके संदेशा पहुंचवाई अपने पति को गांव में, नागपुर के अंदर के गांव में। वो अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रहे थे। जैसे ही ये बात रजनी जी के पति दिलीप को पता चली, दिलीप ने डिसाइड किया कि अरे मेरी पत्नी बच्चों को मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना चाहिए। वो उसी दिन नागपुर पहुंच गए। बोले कि ठीक है, अब मैं भी साथ में रहूँगा और कुछ भी हो तो मैं खड़ा हूँ सबसे पहले। उस भूत चुड़ैल को मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। बस भाई, आज भी रात में सब लोग 10 बजे तक सो गए छत में। और आज तो हुआ ये कि वो जो चीज़ थी वो दिलीप जी की जान लेने के लिए आई, और दिलीप जी की आंखें तक पलट गई। वो चिल्ला भी नहीं पाए थे, कुछ बोल भी नहीं पाए थे। जो बिल्कुल जान निकलने से पहले का वो सिचुएशन होती ना कि ऐसे पूरा शरीर थड़पड़ा जाता है, वो वाला इनके साथ हो गया था। जो शरीर इनका पूरा ऐसा कांप पड़ा कि जान निकल ही गई थी, सांस रुक ही गई थी कि इनके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। टट 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 स्टील का ग्लास था, उसकी वजह से आवाज़ सुनाई दी थी सबको, और सब लोग जाग गए। और जागे तो वो चीज़ आज भागी नहीं। उसको छुड़वाने की कोशिश में लगे हुए हैं, खींच रहे हैं उसको, लेकिन वो चीज़ हट नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई भूत चुड़ैल नहीं, वो कोई पत्थर है जिनके ऊपर ऐसे करके इनका गला पकड़ के ऐसी बैठी हुई है। अब इनके परिवार के जो कुल देवता थे वो थे नरसिंह देव जी। सभी लोग एक साथ आंख बंद करके नरसिंह देव जी का नाम पुकारने लगे। उनका शरीर तो पूरा सुन्न पड़ चुका था दिलीप जी का। पता नहीं कहां से भाई इनके छत के ऊपर एक तेंदुआ छलांग मार के आया है, और तेंदुआ ने ऐसा जंप मारा है ना उस चुड़ैल, उस पत्थर के ऊपर जो पत्थर बन चुकी थी, कि वो जैसे ऐसे टकराया तो वो जमीन में गिर के चकनाचूर हो गई। जैसे वो मिट्टी की थी पूरी रेत में बदल गई। बहुत जोर की दहाड़ मारा। अब तेंदुए लोग दहाड़ ही मारते हैं, फिर इनको जो भी बोलते हो। उसने बहुत जोर से चिल्लाया तेंदुए ने, और तेजी से जंप मार के नीचे चले गया। और इतना तेज भागा कि ये लोग देखते रह गए कि कहां से कूद के आया, मतलब उस तरफ से कूद के आया, उसको टक्कर मारा खाली। वो जैसे टकराया ना उससे तेंदुआ, जो दिलीप जी के शरीर के ऊपर बैठी हुई थी, वो जमीन में गिर के रेत में बदली और उस तरफ कूद के भाग गया चिल्ला के। ये लोग देखते रह गए ये क्या हुआ। दिलीप जी के ऊपर गए, जल्दी जल्दी पानी डाले, उनको सीपीआर देने की कोशिश की, मतलब यहाँ पे दबाए वबाए, जोर से हाथ पैर घिसने लगे, और लिटरली उनकी सांसें थम गई थी, नब्ज बंद हो गई थी। लेकिन वो तुरंत रिवाइव कर गए। रोना गाना सबके बीच में मच गया था। जल्दी जल्दी बिस्तर बटोरा गया, भागे ये लोग। तो इनकी जो पिताजी रहे होंगे रजनी जी के, वो नीचे गए, गंगा जल ऊपर आए और गायत्री मंत्र पढ़ के पूरा छत में छिड़के हैं गंगा जल। पहले के ज़माने में लोगों के घर पर गंगा जल हुआ करता था, बॉटल वॉटल में भर के लोग रखते थे। गंगा जल छिड़के हैं, बोले आज रात हम इस घर में नहीं रहेंगे, सब बाहर बैठेंगे। पूरी रात ये लोग बाहर बैठे रहे। अगला दिन होता है भाई, सुबह सुबह ही ये लोग 4 बजे के आसपास इन लोगों के खेत में तरफ ना कहीं पे ये लोगों ने ऐसा कुल देवता जो इनके थे नरसिंह देव जी, उनका बना के रखे थे छोटा सा मंदिर। वहाँ पर गए, वहाँ पे नारियल वारियल चढ़ाए कि नरसिंह देव जी आपने जान बचा ली, हमारे परिवार की रक्षा किए करके, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया रहता। और वहीं पर ये पता नहीं खबर कैसे फैल गई कि रात में क्या हुआ क्या नहीं। तो दिलीप जी के मामा जी आ गए, वहीं पे मंदिर में ही पहुंचे डायरेक्टली, और बोले कि देखिए हमको सब कुछ पता चला है कि इतनी बड़ी परेशानी हो गई है, एक काम करते हैं पुजारी जी के पास चलते हैं, हमारे जो पुजारी जी हमारे कुल के पुजारी जी उनके पास चलते। ये लोग सब लोग गए हैं, पुजारी जी इनके घर पर आए हैं, और घर पर आने के बाद क्लियर उन्होंने बताया कि इस घर के ऊपर एक पिशाचनी का साया तो था, लेकिन स्वयं भगवान ने आके तुम लोगों की जान बचाए थे। वो पिशाचनी का साया क्यों था? क्योंकि वो यहाँ पे ना भटकते भटकते आ गई थी, और उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा था। रात के समय तुम लोग घर पे होते नहीं थे, नीचे छत में सोते थे ना, वो यहीं पर वास करने लगी, नीचे रहने लगी। वो तुम्हारे घर पे छत पे सोते थे तुम लोग। कुछ समय बाद ऐसा सिचुएशन आई कि वो ऊपर भी आ गई, तुम्हारे पूरे घर में घूमने लगी। घूमते घूमते वो ऊपर आई और ऊपर तुम लोगों को देखी, तो उससे देखा नहीं गया क्योंकि वो इस जगह को अपना मान चुकी थी। तुम लोग दिखाई दिए तो सबको ख़त्म कर रही थी। किस्मत बहुत अच्छी थी कि तुमने एंड मोमेंट पे भगवान जी को पुकारे, या फिर जो कुछ भी हुआ तुम्हारे अच्छे कर्म कह लो, कि तुम लोग की सबकी जान बच गई है। अब हम इस घर की शुद्धिकरण अच्छे से कर देते हैं, एक अच्छा सा हवन रख के ब्राह्मणों को भोज करा के
सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे ही किया गया और चीज़ें फिर ठीक हुई। कई समय बीत गया, बहुत टाइम बीत गया और इस घटना की जानकारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ क्रॉस हुई। मतलब ऐसी बहुत सारी पीढ़ियाँ नहीं, लेकिन ये जो कहानी है हमें रजनी जी की पोती ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। अच्छा। मतलब रजनी और दिलीप जी का जो बेटा था बड़ा वाला, उनकी बेटी स्वीटी ने लिख कर भेजे। मैं सोचा यार ये तो बताना बनता है, ये तो मतलब बहुत स्कैरी और बहुत ही ज़्यादा सीख और नॉलेज देने वाली कहानी थी। वही तो बोलते हैं कि शैतान कितना भी खौफनाक, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, ऊपर वाले से बढ़ के नहीं हो सकता। वो कितनी भी खौफ फैलाने की कोशिश करे, आप उस सिचुएशन में भगवान को याद करो, भगवान ज़रूर आपको बचाएंगे। सही बात है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।